हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको हमारे वीडियोस की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं इसी के साथ आज का अपना वीडियो। तो हमारा वीडियो है जीएस टेस्ट पेपर 184 और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ एन एनिमल विच इज डिक्लेयर्ड एज endangered in the IUCN रेड लिस्ट इज ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री टू इंडिया इलीगली थ्रू अ सी रूट बाय एन इंडियन सिटीजन, देन अगर कोई जानवर जिसको इंडेंजर्ड लिस्ट में रखा गया है IUCN के, अगर उसको किसी विदेशी कंट्री से इंडिया में लाया जाता है इलीगली तरीके से सी रूट द्वारा, तो क्या हो सकता है आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है, दैट सिटीजन इज पनिशेबल अंडर द प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी टू द एनिमल एक्ट। तो जो व्यक्ति ऐसा काम करेगा उसको पनिशमेंट मिलेगा क्रुएलिटी टू एनिमल एक्ट के अंदर में। सेकंड है, दोज इलीगल ट्रांसपोर्टेशन विल बी मॉनिटर्ड बाय द वाइल्ड लाइफ क्राइम कंट्रोल ब्यूरो। और इस तरह के जो भी इलीगल ट्रांसपोर्टेशन होंगे तो उसको जो WCCB है हमारे इंडिया का, वो उसको मॉनिटर यानी कि देखेगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो इसका सही आंसर है बी, टू ओनली, सिर्फ सेकंड से, ये फर्स्ट गलत है। उसको क्रुएल्टी टू एनिमल एक्ट के अंदर नहीं बल्कि वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर पनिशमेंट मिलेगा। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, in order to reduce the import of plastics, government approved the scheme for setting up plastic parks in India. Which of the following state is not approved for the scheme? तो जैसा कि अभी भारत सरकार जो है हमारा प्लास्टिक को धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रहा है, उसका इम्पोर्ट कम करने की कोशिश कर रहा है, तो उसके लिए कई सारे स्कीम्स लाए गए हैं प्लास्टिक, जैसे कि प्लास्टिक पार्क इन इंडिया। तो कई ऐसे राज्य हैं जिन्होंने ऐसे स्कीम को अप्रूवल नहीं दिया है। तो आपको बताना कौन सा ये स्टेट है जिसने अप्रूवल नहीं दिया है। तो उसका सही आंसर है ए, कर्नाटका। जो अगर उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा सबसे पहला राज्य है जिसने इस प्लास्टिक पार्क की शुरुआत जगत सिंहपुर में, जो डिस्ट्रिक्ट है गुजरात का, वहाँ पे शुरू किया है। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, इफ अ कंट्री इज गिवन मोस्ट फेवर्ड नेशन दैट इज MFN स्टेटस टू अनदर कंट्री B, देन अगर कोई ए कंट्री है यानी कोई कंट्री इसका नाम ए है, अगर वो MFN स्टेटस देता है किसी कंट्री B को, तो क्या होगा आपको बताना है। आपका ऑप्शन पहला है, कंट्री ए कैन साइन एनी नंबर ऑफ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट विद द कंट्री B। तो कंट्री ए है जो वो जितना चाहे उतने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कंट्री B के साथ साइन कर सकता है। सेकंड है, कंट्री कैन इंगेज इन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट इन कंट्री B। तो जो कंट्री ए है वो किसी भी तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो कंट्री B में वो उसमें शुरू कर सकता है। थर्ड है, कंट्री ए कैन प्रोवाइड मिलिट्री एड टू द कंट्री B ड्यूरिंग द क्राइसिस। तो जो कंट्री ए है अगर कंट्री B में किसी तरीके की कोई बात हो जाती है तो मिलिट्री एड प्रोवाइड कराएगा। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी, नन ऑफ द अबव, यानी कि इनमें से कोई भी स्टेटमेंट सही नहीं है। जो MFN स्टेटस होता है वो नॉर्मल गुड्स ट्रेड रिलेशंस के लिए होता है, ना कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट जैसे नाफ्टा हुआ। तो इस तरह की जो ट्रेड रिमेन्स ओनली बिटवीन दोज कंट्री। तो नाफ्टा में क्या होता है कि उन्हीं कंट्री के बीच में वो ट्रेड होगा और किसी में नहीं होगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 4, which of the following statement is not correct regarding the agriculture market infrastructure fund, यानी AMIF के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है सी, दिस फंड ऑल्सो गिव्स सब्सिडाइज्ड लोन टू द फार्मर्स टू डेवलप मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर। यानी ये फंड किसानों को सब्सिडी रेट पे लोन प्रोवाइड कराएगी ताकि वो अपने जो भी मतलब ज़रूरत के इंफ्रास्ट्रक्चर है मार्केटिंग रिलेटेड वो उसको डेवलप कर सकें। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर पावर्स गारंटीड बाय द दीवानी राइट्स टू द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो कौन सा दीवानी राइट जो दीवानी राइट्स थी वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दी गई थी, मतलब उसको पावर मिलता है। आपका ऑप्शन है, पहला है लिवाइंग टैरिफ्स, सेकंड है एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस, थर्ड है कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। तो उसका सही आंसर है सी 1 and 3 ओनली। सेकंड गलत है। निजामत का मतलब होता है सिविल एडमिनिस्ट्रेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस फॉल अंडर दिस। तो जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सिविल जस्टिस है ये दीवानी राइट्स के नहीं बल्कि निजामत राइट्स के अंडर में आते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following minerals are extracted from the watershed region of the river ब्रह्मपुत्रा। तो कौन सा मिनरल हमें मिलता है जो रिवर ब्रह्मपुत्रा नदी है, तो जहाँ उसका पानी सूख जाता है तो वहाँ पे एक्सकवेशंस होती हैं, तो वहाँ पे कौन सा मिनरल मिलता है आपको बताना है। आपके ऑप्शन है, पहला है कॉपर, सेकंड है आयरन ओर, थर्ड है लाइमस्टोन, फोर्थ है बॉक्साइट और फिफ्थ है हमारा कोल। तो उसका सही आंसर है ए 1, 2, 3 and 5 ओनली, यानी कि फोर्थ वाला जो ऑप्शन है हमारे यानी कि बॉक्साइट वो यहाँ पे नहीं मिलता है। वेस्ट बंगाल हैज़ अ कॉपर एंड कोल वाइल असम हैज़ अ आयरन ओर, कोल एंड लाइमस्टोन। जो बॉक्साइट होता है जनरली ज़्यादातर ये उड़ीसा वाला जो कोस्टल एरिया है उधर पाया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपना अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, द गडीज आर सेमी नोमैडिक ट्राइब इन इंडिया who practice transhuman. Which of the following river is or are encountered by those people during their summer movement? तो एक गडीज है जो कि सेमी नोमैडिक ट्राइब जिनको कहते हैं, जनजाति लोग हैं, तो ये एक ट्रांसह्यूमन प्रैक्टिस करते हैं, यानी कि एक समय में जब कोई प्राकृतिक आपदा आने वाली होती है तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाते रहते हैं। तो कौन सी नदी है जिसकी वजह से जो उनको समर में यानी गर्मियों के टाइम में दूसरी जगह जाना पड़ता है। आपका ऑप्शन है, पहला है सतलज और दूसरा है ब्यास। तो उसका सही आंसर है सी बोथ 1 and 2, यानी कि दोनों ही ऑप्शन सही है। गडीज आर द ट्राइब ऑफ द हिमाचल प्रदेश रिजाइडिंग इन दी धौलाधार रेंज। जो धौलाधार रेंज है हिमाचल प्रदेश में वहाँ पे लोग रहते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट टेली लॉ इन इंडिया। तो टेली लॉ इंडिया के संदर्भ में कौन सा स्टेटमेंट सही है आपको बताना है। तो उसका सही आंसर है सी वीडियो कॉन्फ्रेंस इनेबलिंग पीपल टू सीक लीगल एडवाइस। तो लोगों को वर्चुअल रियलिटी के मदद से यानी वीडियो कॉन्फ्रेंस की मदद से न्याय दिलाने के लिए ये इसकी पहल टेली लॉ की शुरुआत की गई है। इट इज़ अ प्रोग्राम by the government where people can seek legal advices from lawyers through video conferencing available at the Common Service Center on the TeleLaw portal or technological enabled platform। तो टेक्नोलॉजी एक पोर्टल है जिसकी मदद से जो भी लॉ है, अगर उनको किसी भी कानूनी उसकी ज़रूरत पड़ती है, एडवोकेट्स की किसी तरीके की मतलब मदद की ज़रूरत पड़ती है, तो वो जो सामुदायिक केंद्र होता है जो गवर्नमेंट ने इस्टेब्लिश किए हुए हैं तो वहाँ से जाके ये अपना इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं एक साथ अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला है संत निम्बारका was a contemporary of Akbar। सेकंड है संत कबीर was a greatly influenced by शेख अहमद सिरहिंदी। तो संत कबीर थे वो शेख अहमद सिरहिंदी से काफ़ी इन्फ्लुएंस से काफ़ी प्रभावित थे। तो आपको बताना इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो उसका सही आंसर है डी नीदर 1 nor 2, यानी कि दोनों स्टेटमेंट गलत है। 13th century निम्बारका एंड वल्लभाचार्य वर द preachers of Vaishnavite bhakti in the Telangana region, and Akbar was born in 1542 and died in 1605। तो निम्बारका थे या वल्लभाचार्य ये 13वीं शताब्दी में जो
वैष्णविज्म कह सकते हैं, भगवान विष्णु के जो भक्ति करते थे, तो ये लोग उनकी भक्ति करते थे और ये तेलंगाना रीजन में थे। वहीं अगर हम अकबर की बात करें तो अकबर 1542 में जन्मे थे और 1605 में मर गए थे। तो इस हिसाब से कहने का मतलब संत निम्बार्का जो है ये अकबर के टाइम पे नहीं थे। तो चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ अपना अगला और आखिरी क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10, presently which of the following cases will handled by e-court, that is virtual courts in India? तो हाल में कौन से ऐसे केसेस है जो कि वर्चुअल कोर्ट्स द्वारा यानी कि ऑनलाइन द्वारा उस केसेस को निपटाया जा रहा है? आपका ऑप्शन है सेक्सुअल असॉल्ट ऑन द गर्ल्स और सेकंड है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। तो इसका सही आंसर है डी, नीदर वन नॉट टू, यानी कि दोनों ही गलत है। वर्चुअल कोर्ट सिर्फ और सिर्फ ट्रैफिक जो चलान्स हो रही हैं तो उन ऐसे केसेस को डील करने के लिए वर्चुअल कोर्ट्स को चलाया जा रहा है। तो फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले हम आपको हमारा लास्ट वीडियो यानी जीएसटी पेपर जो 183 था, तो 183 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे था उसका आपको आंसर बता देते हैं। तो क्वेश्चन ऑफ द डे था हमारा, द टर्म प्रोटॉन थेरेपी इज समटाइम्स सीन इन द न्यूज़ इज रिलेटेड टू। तो काफ़ी आप लोगों ने चर्चाओं में प्रोटॉन थेरेपी करके एक वर्ड सुना होगा, तो किस चीज़ से जुड़ा था आपको बताना था, किस चीज़ की थेरेपी है ये। तो इसका सही आंसर है बी, इट कैन बी कंबाइंड विद द एक्सरे रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी एंड इम्यूनोथेरेपी। तो रेडिएशन, एक्सरे रेडिएशन थेरेपी, कीमोथेरेपी और इम्यूनोथेरेपी के साथ मिला के इस थेरेपी को भी दिया जाता है। तो चलिए इसी के साथ जाने से पहले आज का टेस्ट पेपर 184 का जो क्वेश्चन ऑफ द डे है हमारा, तो उसका आपको आंसर मतलब आपको क्वेश्चन ऑफ द डे बता देते हैं आज का। तो आज का हमारा क्वेश्चन ऑफ द डे है, द क्वालिफिकेशन एंड द एलिजिबिलिटी कंडीशन फॉर द सिलेक्शन ऑफ द मेंबर ऑफ फाइनेंस कमीशन शैल बी डिसाइडेड बाय। तो जो क्वालिफिकेशन या एलिजिबिलिटी होती है किसी को भी अगर फाइनेंस कमीशन का मेंबर बनना है तो ये कौन डिसाइड करेगा आपको बताना है। तो आपका ऑप्शन है ए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन हिज डिस्क्रिशन, बी, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, सी, कैबिनेट कमेटी ऑन फाइनेंस कमीशन, या डी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ओपन द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। फ्रेंड्स, इसी के साथ आज का हमारा वीडियो समाप्त होता है। जाने से पहले अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में हमारे क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ज़रूर दें। तब तक के लिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।